Hello everyone, today we are going to discuss the advent of Europeans company part 2। पार्ट 2 इसलिए कहा गया है क्योंकि आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं पोर्चुगीज़ के ऑब्जेक्ट्स की, पोर्चुगीज़ के कंट्रीब्यूशंस की, पोर्चुगीज़ की जो पॉलिटिक्स है, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन पुर्तगालियों की जो शुरुआत होती है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वास्को डी गामा किस तरीके से केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडिया पहुंचता है, ज़ामोरिन इसका स्वागत करता है, ये कहानी हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखी है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल इंडिया पहुंचते हैं। इसी के बाद भारत में पुर्तगालियों के द्वारा फैक्ट्री लगाने की प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाती हैं, और ये फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर कोई प्रोडक्शन यूनिट बिल्कुल नहीं है। फैक्ट्री का मतलब है वो स्थान जहाँ पर हम अपने गुड्स को रख सकते हैं, आप यहाँ गोडाउन कह सकते हैं। इसके बाद दूसरी फैक्ट्री 1505 में कैनोर में पुर्तगालियों के द्वारा लगाई जाती है। अब पुर्तगाली धीरे धीरे व्यापारिक तौर पर स्टेबलाइज हो रहे हैं, 1505 तक स्टेबलाइज हो चुके हैं। अब उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए किसी न किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की ज़रूरत होगी या अधिकारी की ज़रूरत होगी, और ये अधिकारी गवर्नर होंगे। और भारत में पहले गवर्नर के तौर पर, पुर्तगालियों के पहले गवर्नर के तौर पर अल्मीडा साहब आते हैं, 1505 से 1509 तक रहेंगे। अब इनकी जो पॉलिसी है वो है ब्लू वाटर की पॉलिसी। तो इन्होंने क्या किया कि इंडिया के पोर्ट एरिया को कैप्चर करने की नीति को अपनाया। पोर्ट एरिया मतलब पश्चिमी और पूर्वी तटीय क्षेत्रों को सबसे पहले नियंत्रित करने की कोशिश की। इसी पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। तो अल्मीडा की पॉलिसी ज़रूर याद रखें, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके अलावा इन्होंने कुछ किलों का निर्माण भी कराया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट को ये देखते थे, और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कैनोर और कोचीन में किलों का निर्माण शुरू कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि पुर्तगाली जो है वो धीरे धीरे स्टेबलाइज होने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में अगले इनके गवर्नर आते हैं, द नेम इज़ अल्बुकर। अल्बुकर को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और अल्बुकर की जो कुछ पॉलिसीज़ थी उसको हम थोड़ा जान लेते हैं। तो 1505 में इनका सबसे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट तो ये होता है कि ये गोवा को जीत लेते हैं। गोवा उस समय के एक शासक बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह के अंतर्गत था, और उसको ये जीत लेते हैं। इसके बाद ये कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। ये इन्हीं के समय की घटना है, और इन्हें वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पुर्तगालियों को प्रेरित किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन वुमेन्स के साथ शादियां करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि हो सके। तो मोर नंबर ऑफ पोर्चुगीज़ यूनिट, तो आपको भारतीयों महिलाओं के साथ शादी करनी होगी। कुछ इस तरीके की पॉलिसीज़ इनकी होती है, तो आपको इनकी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब इसी क्रम में हम आगे देखेंगे नीनो द कुन्हा, और ये 1529 से 38 के बीच में रहते हैं। इनके समय खास एक घटना होती है, हालांकि इनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, और इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो कोचीन से गोवा ट्रांसफ़र कर दी। गोवा जो हमने 1510 में जीता था, अब वो सेंटर बन चुका है। अब पुर्तगाली ऐसा क्या हुआ कि जो सबसे पहले आए, लेकिन बाद में जाकर इनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, या एक सिमट कर रह गए। तो 1733 की बात है, और यहाँ पर हम देखेंगे मराठा एम्पायर जो है वो पावरफुल हो रहा है। और मराठा एम्पायर जो इस सेक्शंस में जब पावरफुल होगा, तो पुर्तगालियों के कुछ सेक्शंस को वो जीत लेगा। ये बेसिन एंड सालसेट जो मुंबई के आसपास का क्षेत्र है, उसको ये पुर्तगाली अपने हाथ से जाने देते हैं, या कह सकते हैं मराठा जो है वो ले लेते हैं। अब 16वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते तक पुर्तगालियों की पावर जो है वो लिमिटेड हो जाती है, और कहाँ लिमिटेड रह जाएगी? वो गोवा दमन द्वीप तक ही रह जाएगी, और 1961 तक वो इस क्षेत्र में बने रहते हैं। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 16वीं सेंचुरी के आसपास तक, अंत तक बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ चुकी होती हैं, और जिसकी वजह से पुर्तगालियों को अपना प्रभाव छोड़ना पड़ता है। अपनी संपत्तियां छोड़कर वो लिमिटेड रह जाते हैं, और लिमिटेड 2-4 जगह पर ही रहेंगे। पुर्तगाल जो है गोवा दमन और द्वीप तक रहते हैं, लेकिन ये वहाँ 1961 तक रहते हैं, मतलब भारत की आज़ादी के बाद भी। भारत की आज़ादी के बाद 19 दिसंबर 1961 को भारत और पुर्तगाल के बीच में एक समझौता होता है, और फिर उसके तहत पुर्तगालियों को भारत से बाहर कर दिया जाता है, और फाइनली इंडिया में गोवा और दमन द्वीप को मिला लिया जाता है। ये ऑपरेशन कहा जाता है ऑपरेशन विजय,
19 दिसंबर 1961 का समय है। तो ये एक ऑपरेशन है, इसको भी मैंने यहीं रख दिया है, हालांकि पॉलिटी से रिलेवेंट है। अब आपने गोवा, दमन और द्वीप को भी इसलिए कह सकते हैं जीता है, लेकिन इसमें गोवा, दमन, द्वीप तीनों को यूनियन टेरिटरी के रूप में स्टेबलाइज किया जाता है। तो मतलब गोवा पहले कंप्लीट या पूर्ण राज्य नहीं था, अभी उसे यूनियन टेरिटरी को का दर्जा दिया गया। और सभी को दैट मीन्स जो क्षेत्र जीते हैं उनको 1961 दैट मीन्स 12वें संविधान संशोधन के द्वारा संघ के राज्य के रूप में या कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी के रूप में संगठित कर दिया। तो 12वां संविधान संशोधन आप गोवा, दमन, द्वीप से संबंधित है। अब 1987 तक आते आते तक गोवा को कंप्लीट राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो 30 मई 1987 को 56 अमेंडमेंट एक्ट 56वें संविधान संशोधन द्वारा 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया। बाकी दो बचे दमन और द्वीप जो अभी भी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने यहाँ पर 12वां संविधान संशोधन और 56 संविधान संशोधन को भी एड ऑन कर दिया है। अब इंडिया में जब पुर्तगाली आए थे तो उनके कुछ उद्देश्य रहे होंगे, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हिज ऑब्जेक्ट्स एज वेल। और उनके ऑब्जेक्ट्स थे सबसे पहला तो कि अरब और वेनिस के जो व्यापारी थे उनके प्रभाव को समाप्त करना है, क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया और यूरोप के बीच में अरब और इटली के व्यापारियों का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि वही एक मार्ग था जिसके थ्रू बिजली होकर ये व्यापार किए जाते थे। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शंस मैंने पिछले वीडियो में बनाए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इन्हें भारत में जो क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म का प्रचार भी करना है। और पुर्तगालियों के इस उद्देश्य की वजह से ही इनका यहाँ पर पतन भी हो गया, क्योंकि इन्होंने भारतीय लोगों को ज़बरदस्ती रिलीजन कन्वर्ट करवाया और रिलीजन कन्वर्ट के कारण भारतीय लोगों ने उसका प्रतिरोध किया, जिसकी वजह से पुर्तगालियों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला और वो सिमट कर रह गए। अब हम उन कारणों को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक कारण तो हमने ऑलरेडी इस पॉइंट में डिस्कस कर लिया है, कुछ और कारण भी है कि पुर्तगाल ने इंडिया के खोजने के साथ साथ ही एक नए कॉलोनीज या उपनिवेश को भी खोज लिया था जिसका नाम है ब्राज़ील। और पुर्तगाल से ब्राज़ील की जो डिस्टेंस है वो नज़दीक होती है, एडमिनिस्ट्रेशन आसान रहेगा, तो मोटे तौर पर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो ब्राज़ील की ओर हो जाता है, तो वो इंडिया की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसके अलावा हम देखेंगे कि कई और कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं और उनके साथ कंपटीशन पुर्तगालियों को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ला देगा, और बैकफुट पर जब लाएगा तो पुर्तगाली यहाँ से कहीं ना कहीं मूव ऑन हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो जैसे हम देखेंगे ब्रिटिश है, और ब्रिटिश जो है वो सभी कंपनियों को कहीं ना कहीं डिफीट कर देगा। इसके अलावा रिलीजियस इंटॉलरेंस पॉलिसी, ये हमने देखा है इस पॉइंट्स में, मतलब उनके जो उद्देश्य से जुड़ा है और वो ज़बरदस्ती लोगों को धर्म परिवर्तन करते हैं, जिसकी वजह से पुर्तगालियों के पतन हो जाते हैं। एक और कारण है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पुर्तगाली कंपनी जो थी वो सरकारी कंपनी थी, ऐसा आप कह सकते हैं। एक है BSNL और एक है ब्रिटिश को यदि हम कहें तो वो है जियो कंपनी। ब्रिटिशर्स जो है वो एक प्राइवेट कंपनी थी, उन्हें डिसीजन लेने में, हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो वो त्वरित डिसीजन ले लेते थे, जबकि पुर्तगाली कंपनी को डिसीजन लेने के लिए बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरना पड़ता था, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते थे आसानी से, और जब तक सामने वाला आपको पराजित कर डिफीट कर चला जाता था। तो ओवरऑल पुर्तगाली कंपनी सरकारी कंपनी थी, जो उसके लिए नेगेटिव पॉइंट साबित हुआ। यहाँ देख लेते हैं कि पोर्चुगीज़ के आने से कौन कौन सी चीज़ों में परिवर्तन हुआ। तो इंडिया में राजश्री गुटखा पान मसाला लाने का श्रेय इन्हीं भाई साहब लोगों को जाता है। जब भी आप किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं और कोने पर आपको लाल थूक के निशान मिल जाएं तो आप समझ जाइए कि यहाँ से कोई ना कोई पुर्तगाली गुजरा होगा। मतलब तंबाकू का परिचय इंडिया में पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। इसके अलावा टमाटर जैसी फसलों के पीछे भी पुर्तगालियों का ही कंट्रीब्यूशन है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया, और फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्टेबलाइज की गई, और इसके द्वारा बाइबल को प्रिंट किया गया और बाइबल के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार किया गया। इसके अलावा पुर्तगालियों ने भारत में एक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ को भी अडॉप्ट किया, और इस ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ को कहा जाता है कारताज अरमदा काफिला। ये एक प्रोसेस थी, हम ऐसे कह सकते हैं कि अपने शिप के माध्यम से इन शिप को मैनेज किया जाता था। तो जो भी शिप का ट्रांसपोर्टेशन या शिप में जो ट्रांसपोर्टेशन किए जाते थे उसका एक परमिट दिया जाता था, और उस परमिट को कहा जाता था
कारताज द काफिला। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक परमिट की प्रक्रिया थी, उसे ही इन्होंने ईजाद किया, क्योंकि शिप को आने जाने उनको कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस बहुत ही आवश्यक थी। वेरी इंपॉर्टेंट, द नेक्स्ट वन इज गॉथिक स्टाइल। गॉथिक स्टाइल एक स्ट्रक्चर से संबंधित तकनीक है, या कह सकते हैं आपकी उस चीज़ का परिचय भी इन्होंने करा है, जिसे हम इसके थ्रू समझें तो बहुत बेहतर होगा। आपने चर्च देखे होंगे, और चर्च में ये कुछ आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, शार्पनेस जहां देखने को मिलती है, दिस शार्पनेस इज कॉल्ड द बेसिक इम्पैक्ट ऑफ द गॉथिक स्टाइल। और दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा होता है, दैट मीन्स बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी होती हैं, और इनका जो बेस है और यहाँ पर ये शार्पनेस दी जाती है, दिस इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ गॉथिक स्टाइल। एक और पिक्चर मैंने यहाँ रखी है जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये है मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। हालांकि इसमें आप देखेंगे कि ये शार्पनेस तो है, इसके साथ साथ और भी आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। तो ये सीएसटी पर गॉथिक स्टाइल के साथ साथ और भी आर्किटेक्चर मिलते हैं, लेकिन जो मैंने आपको पिछला पिक्चर बताया वो प्योर एग्जाम्पल है गॉथिक स्टाइल का, और गॉथिक स्टाइल का जो इंट्रोडक्शन आता है वो विश्व में पुनर्जागरण के बाद आता है। तो इस तरीके से हमने ये गॉथिक स्टाइल का एक एग्जाम्पल देख लिया है। इसके अलावा जहाज निर्माण या उनके मरम्मत से संबंधित जो भी टेक्निक्स हैं वो पुर्तगालियों की देन है, और ये पहले और सबसे आखिरी यूरोपियंस थे जो इंडिया से गए, और आखिरी कब गए ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 1961 में गए। तो ये पुर्तगालियों से संबंधित कुछ फैक्ट्स हमने यहाँ देख लिए हैं। पुर्तगालियों के कमज़ोर पड़ने के साथ ही जो वैक्यूम बनता है उसको कौन रिप्लेस करेगा, तो उसको हम थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। पुर्तगाली जो इंडिया में रहते हैं उनको उस वैक्यूम को भरने का काम करेंगे ब्रिटिशर्स, और पुर्तगाली जो इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्र में हैं उनको डच रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से पुर्तगालियों की कहानी इंडिया में लिमिटेड हो जाती है। गोवा दमन द्वीप तक वो रहते हैं, और बाकी उनकी बस्तियाँ अंग्रेज के द्वारा जीत ली जाती हैं। और अंग्रेज और ब्रिटिशर्स के बीच में जो लड़ाई लड़ी जाती है, दिस इज़ बैटल ऑफ स्वाली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल इन बिटवीन दीज टू पावर, और फाइनली पोर्चुगीज़ ख़त्म हो जाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में ये लिखकर बताना है कि ये बैटल ऑफ स्वाली किस क्षेत्र से संबंधित है, किस एरिया में लड़ाई लड़ी गई। आई होप आपको ये पुर्तगालियों से रिलेटेड वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।